मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनकी अच्छी परसेंटेज थी 10th क्लास में, वो सारे छोड़कर कोटा या फिर दिल्ली चले गए थे। तो मेरे पेरेंट्स से मैं बहुत लड़ा भी था कि मतलब मेरे को आई थिंक बेटर चांस मिलेगा अगर मैं दिल्ली चला जाऊँ या फिर शायद मैं कोटा चला जाऊँ। मैं बहुत सीरियस माइंड से प्रिपेयर कर पाऊंगा। बट आई थिंक मेरे घर के पास में एक भैया थे जो मेरे से शायद 3 साल बड़े थे, एंड उनका एक्सपीरियंस कोटा का उतना अच्छा नहीं था। मतलब उनको बीच में अराउंड 1 साल बाद प्रिपरेशन के उनको वापस आना पड़ा था। उनको काफ़ी बेकार हेल्थ कंडीशंस हो गई थी, एंड ही वॉज लाइक वेरी बैड, मतलब मेंटली भी और फिजिकली भी वो काफ़ी वीक हो गए थे। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने वो केस देखा था, तो एंड दे जस्ट डिडंट लेट मी गो टू दिल्ली। तो उन्होंने कहा नहीं, जो है यहीं से पढ़ो। एंड थैंकफुली उस टाइम आई थिंक अद्भुत भैया वाला बैच था जिसकी जेई मेंस में काफ़ी अच्छी रैंक आई थी अद्भुत भैया की, जितना मुझे याद आ रहा है। एंड उससे जस्ट पहले श्वेरा दीदी, अगर आपने नाम सुना श्वेरा अग्रवाल का, वो आईटी बॉम्बे ही गए थे। तो फिर दो इंस्पिरेशन थे मेरे पास, एंड मेरे को कन्विक्शन नहीं था मेरी कितनी रैंक आएगी, बट आई वाज लाइक कि हाँ, यहाँ से भी अंडर 1000 अंडर 500 रैंक्स आ रही है, तो शायद मैं यहीं से प्रिपरेशन कर लेता हूँ। तो दिस इज़ हाउ आई जॉइन स्कॉलर्स जन। फिर 11th क्लास में मैंने ज्वाइन किया। आई थिंक टीचर्स बहुत अच्छे थे। मतलब पहले तो मैं पीछे बैठता था, ज़्यादा बोलता नहीं था क्लास में, बट ओवर टाइम टीचर्स का एनवायरनमेंट ऐसा था क्लास में कि दे वांट यू टू गिव आंसर्स। कि वो ऐसे वोट, पीके सर अगर हैं यहाँ पे, पीके सर तो वोटिंग करा देते कि सब लोग अपने अपने आंसर्स बताओ। तो उस टाइम धीरे धीरे क्लास में इंटरेक्शन बढ़ता है। फिर जब आपके आंसर सही आने लगते हैं थोड़े थोड़े, तो आपको और मन करता है अच्छे से पढ़ के अगले दिन डीबीपी सॉल्व करने का, अपने जो होमवर्क मिला है वो सॉल्व करके डिस्कस करने का कि सही है कि आंसर गलत है। तो वैसे वैसे फिर मेरा धीरे धीरे इंट्रैक्शन बढ़ने लगा। मैं टीचर से फिर पर्सनली डिस्कस करने लगा, वीटी सर से, अंजलि मैम से। उस टाइम वीटी सर हमें पढ़ाते नहीं थे, अंजलि पढ़ाई थी मैथ्स। तो अंजलि मैम, पीके सर, सबसे मैं अच्छे से डिस्कस करता था। फिर वही मतलब फिर धीरे धीरे आई थिंक आई स्टार्टेड, जब मेरे पहला जेईई मेंस का एग्ज़ाम था तो उस टाइम 360 का होता था। जितना मुझे याद आ रहा है शायद मेरे 220 मार्क्स आए थे उस टाइम पे। मतलब हमारा पहला एग्ज़ाम था, बहुत छोटा सा उसका कंटेंट था, लोग एरिथम्स या फिर उसके अगला वाला चैप्टर जो होता है वो था। ओवर टाइम जब मैं ऐसे डिस्कस किया, धीरे धीरे हम लोग का टाइम आगे बढ़ा, तो मेरे मार्क्स आई थिंक दिसंबर से जो 11th वाला क्लास में उसमें स्टेबल हो गए थे एक टाइम पे। बीच में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, आई थिंक 300 भी टच किया था। उस टाइम 360 का पेपर होता था, बट फिर दिसंबर से वो कम होने लगे थे। फिर वो स्टैगनेंट रहे अराउंड 220 240। पेपर्स थोड़े डिफिकल्ट, मॉडरेटली डिफिकल्ट होते थे। बट ऐसा था कि उसके बीच में हमारा केपीवाई का एग्ज़ाम भी हुआ था, जो मुझे याद आ रहा है कि उसके लिए हम लोग ने 1.5 महीने का ब्रेक लिया था, जो कि 11th क्लास के नवंबर अराउंड होता है। तो उसमें मेरा एग्ज़ाम डिसेंटली अच्छा गया था आई थिंक। फिर वो एक हाईलाइट था मेरी जर्नी का कि उसमें मेरे जो थ्योरी वाला राउंड होता है उसके 2 राउंड होते हैं, पहला होता है एग्ज़ाम, फिर होता है इंटरव्यू। तो एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया था, उतना अच्छा नहीं गया था बट डिसेंट गया था, एंड मैं सेलेक्ट हो गया था उसमें। केवीपीवाई एग्जाम में जब डिसकंटिन्यू हो गया है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, उसमें मतलब उसको आईआईटी के एग्जाम से भी टफ माना जाता है, तो उसकी बात करने सही हम यहाँ पे। जी, तो उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू फरवरी में हुआ था। फिर मेरा रिजल्ट आई थिंक अगले साल आया था 12th क्लास में, जो कि मैं सेलेक्ट हो गया था। बट अपनी जर्नी में मैंने ये देखा था कि दिसंबर ऑनवर्ड्स मेरे मार्क्स, जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन था, क्लास 11th में या 12th में? 11th क्लास के दिसंबर में। आई थिंक दैट वाज द पॉइंट जब मैंने स्टडी रूम भी लिया था, जितना मुझे याद आ रहा है। तो ऐसा हो गया था कि स्टार्टिंग में मेरे आते थे अच्छे मार्क्स, 300 टच कर रहा था, 280 270 बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे थे 360 में से। आई थिंक अभी 300 का पेपर हो चुका है, बट उस टाइम 360 होता था। बट दिसंबर तक मेरे मार्क्स नीचे होने लगे थे, एंड मैंने पर्सनली डिस्कशन किया था, मैंने भी और बहुत सारे और बच्चों ने भी। आई थिंक तपिशी मेरे साथ थी, और भी बाकी बच्चे थे। वो लोग अंजलि हमसे मिलने आए थे कि हमारे मार्क्स काफ़ी डिक्लाइन हो रहे हैं, तो हम क्या करें। मेरे 220 रहते थे, 210, एक बार 190 भी आए थे, जो मेरे लिए बहुत बहुत गंदा लगता था उस टाइम पे कि कहाँ 280 आ रहे थे, 190 आ गए। तो वो पूरा फेज आया था, बिकॉज तब ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में 3-4 चैप्टर्स पढ़ के आपको एग्जाम देना है, राइट। दिसंबर आते आते आपका सिलेबस इतना बड़ा बन जाता है कि उसमें सब कुछ आने लगता है। 11th क्लास अपने आप में छोटा नहीं है, फिजिक्स इतनी बड़ी है, केमिस्ट्री इतनी बड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहे हैं यहाँ पे संयम की, जो सिलेबस ज़्यादा होता है तो मार्क्स इसकी वजह से डिक्लाइन होते हैं। ये एक टॉपर हैं, ये बता रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपके साथ ऐसा होता है तो आप डीमोटिवेट होते हो। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, उनके साथ भी हुआ है। क्योंकि ऐसा ही लगता है ना, सक्सेस जब आ जाता है रिजल्ट देख के, तो जनरली बच्चे या पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि बच्चा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा होगा। जब पता चलता है कि भाई ये तो बिल्कुल फेयरी टेल है ना, कि गूगल में प्लेसमेंट हो गई है, आईआईटी बॉम्बे में 2nd रैंक ला रहे हैं, तो लगता है कि यार सब कुछ अच्छा ही रहा होगा। तो आप समझिए कि उनके मार्क्स भी डिप कर रहे थे, तो कैसे ओवरकम किया था आपने उसे? तो उस टाइम मैंने अंजलि हमसे डिस्कस किया था, एंड आई थिंक उस टाइम तक मैंने ज्वाइन नहीं किया था स्टडी रूम। तो मेरे को एक वो था अपना कि घर पे जब मैं जाता था, जैसे हम लोग की मॉर्निंग क्लासेस होती थी, आफ्टरनून में मैं घर जाता था, एंड आई थिंक थोड़ा टाइम तो मैं टाइम वेस्ट करता ही था, एंड रात को भी टाइम वेस्ट करता ही था।
तो मैं बाकी लोग को देखता था, स्टडी रूम आते थे, आई थिंक सलोनी मेरी दोस्त थी उस टाइम, वो स्टडी रूम में आती थी पूरा टाइम वेस्ट जो आप करते थे वो किस चीज में करते थे, वो भी इम्पोर्टेंट है। मेनली फोन में ही करता था मैं। डीआरटी में कभी कभी थर्ड आ गए, उससे नीचे रैंक कभी नहीं आती थी यहाँ पे। हाँ, और उस फेज में कहाँ उस पहुंचे? फेज में आई थिंक 7th 8th इजीली मैं गया हूँगा। 7th 8th रैंक तक आने लगी थी, और जस्ट एग्जाम से पहले वाला फेज आप हाँ, सोचिए। तो वो काफी टफ था मेरे लिए। आई थिंक वो तो था ही टफ, बट उस टाइम किसी ने मेरे को रियलाइज नहीं कराया कितना टफ है। मतलब पेरेंट्स और आप लोग सब सपोर्टिंग थे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कि 210 मार्क्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 300 में से आई डोंट नो एडवांस 370 जितने का भी होता उस टाइम पे। वो मेरे को उतना मुश्किल नहीं लगा ऑनेस्टली, बिकॉज आई थॉट कि पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, एंड मेरा आईएससी अगर आपको याद हो तो आईएससी मेरा क्रैक हो गया था। तो काफी दिन तक डायलेमा चला था इनके केस में। ये भी इंपॉर्टेंट फेज है जब बच्चों का कॉलेज वाला टाइम होता है, तो उसमें भी आप प्लीज टच में रहें। इनको आईएससी बैंगलोर, जिसको वर्ल्ड में रिसर्च में फर्स्ट रैंक मिली हुई है, आपको मैं बताऊं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर, दैट इज रैंक नंबर 1 इन द वर्ल्ड, और उसमें भी इनको ऑफर मिला था, कंप्यूटर साइंस ही मिला था शायद। उसका बैचलर ऑफ रिसर्च प्रोग्राम होता है, तो Okay. उसमें लाइक यू कैन चूज एनीथिंग यू वांट। तो काफी लास्ट तक चला था, दोनों ऑप्शन थे इनके पास, आईआईटी बॉम्बे का वहाँ पे, बट इन्होंने आईआईटी बॉम्बे चीज किया। और आईआईटी बॉम्बे जाके जो उन्होंने कमाल किया वो भी मैं बता दे रहा हूँ। इनकी ब्रांच जो कि रैंक नीचे थी, देखो ये इंस्पिरेशन है कि आपको लाइफ में जो चाह रहे हो हमेशा नहीं मिलेगा, बट जो मिल रहा है उसके बाद आगे फाइट मारते रहना, फाइट मारते रहना। काफी बच्चे सोचते हैं कि यहीं पे सब कुछ खत्म हो गया, तो वो इंजीनियरिंग फिजिक्स में गए थे, जो ये ब्रांच इन्होंने नहीं सोचा था। वहाँ इंजीनियरिंग फिजिक्स में जाके इन्होंने ब्रांच चेंज किया और सीधे जंप मारा कंप्यूटर साइंस में। इनकी ग्रेड इतने अच्छे थे, 10 आउट ऑफ 10 आने की वजह से, और वहाँ भी कंटिन्यूसली फाइट मारते रहे। नहीं सेइंग कि लास्ट तक भी पूरे इंस्टीट्यूट में टॉप 10 या टॉप 15 पोजीशन में मेंटेन किया, क्योंकि गूगल आप समझते हैं सबसे प्रेस्टिजियस कंपनीज में से, वो वैसे कैंपसेस में भी बेस्ट लोगों को उठाती है। अच्छा, इसके पीछे मैं जाके बताऊं तो आपके क्लास 10 में शायद 99.6 थे, 99% है। 99 एग्जैक्ट 99% थे, और 2 नंबर तो शायद स्कूल वालों ने, 99.4 होते बट तो आप सोचिए 2 नंबर स्कूल वालों ने प्रैक्टिकल में काट लिए थे, इसके बावजूद इनके क्लास 10 में 99% थे। सो अगर वो 2 नंबर आप ऐड कर लेते हो 99.4, मतलब फुल मार्क्स से सिर्फ 3 कम। तो वैसे सिचुएशन में भी यहाँ पे आए, क्लास 11th में भी मार्क्स नीचे गिरने लगे, रैंक नीचे गिरने, फिर फाइट करके वापस आए, स्टडी रूम ज्वाइन किया, योगा करते रहे, फिर लास्ट में डाउन हुआ, फिर कॉलेज में जाके फाइट मारा। तो ये कंप्लीट पिक्चर आप देखिए ओवरऑल, तो आपको समझ में आया कि यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस, कि ऊपर नीचे होगा, उसको कैसे ओवरकम करना है। ये आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं संयम, और आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें? मुझे एक्चुअली आई थिंक जितना याद आ रहा है कि एग्जाम से पहले एवरीथिंग वाज वेरी गुड। मतलब ऐसे मेरे को कभी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं कुछ बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। जो मार्क्स आ रहे थे इट उसकी हेल्थ खराब है तो, बट जब रिजल्ट आया तो ऐसा होता है कि जनवरी वाले जेई मेंस के बाद काफी पॉपुलैरिटी हो गई थी हर जगह। अच्छा, सब लोग जानने लगे थे संयम हाँ, से कि 99.989 परसेंटाइल है, ऑल इंडिया रैंक 100 है, तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एडवांस में। आई डोंट थिंक रैंक इतनी खराब आई थी, बट वो रिलेटिव्स और जो आसपास वाले लोग होते हैं उन्होंने काफ़ी फील करा दिया था कि अच्छी नहीं है। मतलब इट वाज इक्विवेलेंट टू कि मेरा जेई क्रैक ही नहीं हुआ। मतलब ऐसा अच्छा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लेसन है कि ऐसा फील करा दिया था कि तुम्हारा आईआईटी नहीं निकला है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लेसन है कि रिलेटिव्स शायद अच्छा आने पे उतना अच्छा फील नहीं करा पाते हैं, लेकिन खराब आने पे बहुत खराब फील कराते हैं। तो इसलिए बच्चों से मैं कहता भी हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, जो भी आपको डीमोटिवेट करते हो।